हमास के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। हमास फिलिस्तीन तो हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। इसके बाद मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास मध्य पूर्व के दो ताकतवर संगठन हैं जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं। दोनों के मकसद भले ही एक हों, लेकिन ज़मीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्लाह शिया है। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव 1920 में पड़ गई थी, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ था। एक और हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर काम करता है। उसके नेता लेबनान में राजनीतिक फैसलों के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। हिजबुल्लाह सीक्रेट तरीके से काम करता है, जिससे उसके आंतरिक कामकाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल पाना मुश्किल होता है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है और वो है इजराइल का विनाश। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह के नेता कौन कौन हैं। 1992 में हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव था। नसरल्लाह को उसके समर्थक करिश्माई व्यक्ति मानते हैं अभी भी। नसरल्लाह की अगुवाई में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 63 साल उम्र है नसरल्लाह की। अब लेबनान का बड़ा राजनेता भी है। पूर्वी बेरूत में पला बड़ा नसरल्लाह कम उम्र में ही इस्लाम की बारीकी से पढ़ाई शुरू कर चुका था। कासिम हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। उसे हिजबुल्लाह का दूसरा कमांडर माना जाता है। कासिम उन लोगों में से है जिसने 1980 के दशक में पार्टी की स्थापना की थी और 1992 में सेकंड इन कमांड बन गया। कासिम कश्मीरी आतंकवादियों का समर्थन भी कर चुका है। हाशिम साफ़ी अल दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। अल दीन ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। नसरल्लाह के बाद अल दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जा सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शिक्षा, संस्कृति, विदेशी संबंध, संचार, स्वास्थ्य, जिहादी फंडिंग और ग्रुप की संपर्क यूनिट शामिल है। हमास के बड़े नेताओं की भी बात कर लेते हैं तो दोहा में निर्वासित जीवन जी रहा इस्माइल हनीये हमास का प्रमुख है। 1963 में गजा पट्टी में रेफ्यूजी कैंप में उसका जन्म हुआ था। गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी साहित्य में उसने ग्रेजुएशन किया है। 2006 में हनीये फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री भी बना। 2017 में खालिद मशाल के बाद हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख बन गया यावा सिनवर। गाज़ा पट्टी में हमास का प्रमुख है। 1962 में दक्षिणी गजा में रिफ्यूजी कैंप में जन्म हुआ था। कम उम्र से ही या फिलिस्तीनी प्रतिरोध में शामिल हो गया था। हमास की मिलिट्री विंग इज अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड का सह संस्थापक है। 1988 में इजराइल सरकार ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे हत्या समेत कई अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 2017 में सिनवर को गजा पट्टी में हमास के नेता के रूप में चुना गया था। हमास की मिलिट्री विंग का चीफ है मोहम्मद डायफ। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड इसे ही माना जा रहा है। इसने ही इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की अगुवाई की थी। मोहम्मद डायफ साल 2002 से हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। डायफ जब 20 साल का था तो उसे फिलिस्तीन के पहले इंतिफादा यानी विद्रोह के समय इजराइल सरकार ने जेल भेज दिया था। 1996 में हुए एक बम धमाके में 50 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए डायफ को जिम्मेदार ठहराया गया था। हमास और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ हमला करते हैं तो इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में है तो हमास गाज़ा पट्टी में एक्टिव है। उनके पास रॉकेट, मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास किसी देश की सेना के बराबर क्षमता है। हिजबुल्लाह के ज़ख़ीरे में कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110 जैसी मध्यम दूरी और जलजल और स्कड-डी जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हमास ने सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उसके लड़ाकों और हथियारों को गजा के आसपास जाने देता है, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हमास के पास भी रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार का बड़ा ज़ख़ीरा है। उसके बेड़े में कसम, ग्रेड और M75 रॉकेट शामिल हैं, जिनकी रेंज और पेलोड अलग अलग हैं। इजरायली टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए हमास एंटी आर्मर वेपन और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह के पास बड़ी सेना है और उसके पास इजराइल से लड़ने का अनुभव भी ज़्यादा है। हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला सेना है जो लेबनान से इजराइल के खिलाफ लड़ने में माहिर है। ये कई तरह की रणनीति का उपयोग करता है। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमलों के लिए भी जाना जाता है। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजरायली सेना से करीबी मुकाबले के लिए छोटे और हल्के हथियारों को उपयोग करने के लिए ट्रेंड करता है। उन्हें एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है।
हमास की ज़मीनी रणनीति भी हिजबुल्लाह जैसी है, लेकिन वो उतनी प्रभावी नहीं है। हमास के लड़ाके हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरह ट्रेंड नहीं है और उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है। हालांकि अभी जो हमला हुआ है 50 साल बाद, जो सबसे बड़ा हमास का हमला माना जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग के बारे में कई चर्चाएं होती रहीं। कहा यह भी गया कि क्या इनको ईरान में ट्रेनिंग दी गई थी, और हिजबुल्लाह जिस तरह हमास का समर्थन करता है उसे उसके एक भाई के तौर पर ही देखना चाहिए। निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की ताकत बड़ी है, हथियारों के लिहाज से, संख्या बल के आधार पर, आर्मी स्ट्रक्चर के लिहाज से निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की ताकत बड़ी दिखाई देती है, हथियारों के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से और आर्मी की जो संख्या है उसके लिहाज से। लेकिन इसके बावजूद हमास ने अभी जो ताज़ा हमला किया है, स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि ये हमास का अकेले हमला नहीं है। इसकी प्लानिंग बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। जिस तरीके से पैराशूट या पैराग्लाइडर्स के थ्रू आतंकी आए, जिस तरह से उन्होंने दीवार को ढहाया, समंदर के रास्ते वो आए, इन सारी चीज़ों से साफ है कि एक वेल प्लान्ड हमला था और इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी।